तो हेलो यार गाइस, स्वागत है आपका। भाई कल का टॉपिक हमने छोड़ा था। जिस भाई ने भी अगर वीडियो नहीं देखी है कल की तो प्लीज़ यार वे वीडियो देख ले। और आज टॉपिक शुरू होने वाला है हमारा अशोक से, जो कि अशोक सम्राट थे, जो कि हमारा जो कि हमारा मौर्य साम्राज्य चल रहा था। और उसमें भाई मौर्य साम्राज्य में ये थर्ड नंबर पे आते हैं, जो कि थर्ड नंबर पे आते हैं, जो कि मगध के राजा थे, सम्राट अशोक। ठीक है। और इनको इनके द्वारा ही अभिलेख लिखे गए हैं। और इनमें ये माना जाता है कि इनने भाई 99 अपने भाइयों को मार के ये जब राजा बने थे, ऐसा लिखा है, बट कोई पूछा नहीं गया है आज तक। तो दोस्तों, बिना देरी किए चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अशोक कौन से उसमें आता है, कौन से नंबर पे है ये, तो थर्ड नंबर पे हो जाएगा। ठीक है। और गाइस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे देखो, और इसका ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, इसका ये आपको ध्यान रखना है, सन आपको ध्यान रखनी है 269 से 232 बीसी तक। तो शुरू करते हैं। अशोक ने 99 भाइयों को मारकर राजा बना और सिंगली साहित्य में इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया। पिता का नाम बिंबिसार है, जो कि बिंबिसार सेकंड थे, एंड बिंबिसार सेकंड राजा थे। एंड बिंबिसार के पिता का नाम क्या है, चंद्रगुप्त, जो फर्स्ट जो मौर्य समाज के संस्थापक थे, वो क्या है, चंद्रगुप्त। और बिंबिसार फिर चंद्रगुप्त का पुत्र आ जाता है, फिर बिंबिसार का पुत्र आ जाता है अशोक। तो गाइस इसकी माता का नाम था सुभद्रांगी दिव्यांग दिव्यावदान। और देखो दोस्तों, राजा बनने से पूर्व अवंती का राज्यपाल बुद्ध घोष की संपत्ति पारदिका, प्रधानमंत्री राधागुप्त, तो इसका प्रधानमंत्री था राधागुप्त। और उत्तरपति तक्षशिला के ये तक्षशिला जिसके ये राजा थे। ठीक है। अवंती राष्ट्र उज्जैन, दक्षिण में स्वर्गगिरी और कलिंग में तोसली, यानी कि यहाँ तक इसका फैला था, मतलब साम्राज्य फैला हुआ था। उत्तर में तो तक्षशिला तक है, इसको उज्जैन तक है, इसको तोसली तक, और इसको स्वर्णगिरी तक। अशोक के नाम, अशोक को कई और नामों से भी जाना जाता है। अशोक के मास्की कर्नाटक में, अशोक को मास्की के नाम से कर्नाटक में, और गुर्जरा, नेतूर इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। राणो अशोक, कनगनहली लेक, भीमा नदी, कर्नाटक। और पियदसी लगा मगधो, भाभरू शिलालेख, बैराट, राजस्थान। ये इनकी शैलियों के कुछ स्थान है, इंपॉर्टेंट स्थान। और ये देख सकते हैं अशोक वर्धन, विष्णु पुराण, अन्य देवना प्रिया, और देना पीएस दिस और प्रियदसी, ये कुछ इनके पिछले लेख हैं। अशोक की कलिंग विजय, शासन के 8वें वर्ष, यानी कि शासन के 8वें वर्ष, जो कलिंग विजय उनकी हुई थी, जो शासन के मतलब शासन करने के 8 वर्ष बाद, यानी कि 59 में 8 जोड़ दो, यानी कि अप्रोक्स 76। ठीक है। जानकारी मिलती है इनके अभिलेखों में सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट अभिलेख है इनका 13वां शिलालेख है। और कलिंग के राजा नंदराज परिणाम अशोक की विजय हुई और 1 लाख लोगों की मृत्यु, यानी कि कलिंग का युद्ध हुआ था अपना अप्रोक्स 276 बीसी में। ठीक है, अप्रोक्स 276 बीसी में। तो नहीं, 276 बीसी में नहीं, अप्रोक्स मतलब 8 वर्ष बाद, यानी कि 8 घटा लो, 268 में से 8 घटा देंगे तो कितना आएगा अपना 261, अप्रोक्स 261 के वो हुई थी। ठीक है। और इसमें 1 लाख लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया गया था अशोक के द्वारा। और कारण था व्यापारिक और राजधानी तोसली तथा संपा। बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, भिक्षु उपगुप्त, बौद्ध तीर्थंकरों की यात्रा, 7+8 शिलालेख, यानी 7 8 7 15। बोध गया 10वें वर्ष, और निगाली सागर 12वें, और लुम्बिनी 20वें वर्ष। मास के अभिलेख स्वयं बुद्ध शासक 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया।
अशोक के द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, स्तूपों का। पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संगमित्रा प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा गया। इनको अपने धर्म, बौद्ध धर्म जो कि अपने अभिलेखों के और धर्म को वो करने के लिए इसको कहाँ भेजा गया, मतलब विदेश भेजा गया, श्रीलंका वगैरह ऐसी जगह पर। और अशोक व बुद्ध धर्म जानकारी भाब्रू लेख त्रिरत्न में विश्वास रखते हैं। ये त्रिरत्न में विश्वास रखते हैं। अशोक का आरंभिक धर्म था ब्राह्मण शैव, ठीक है। इनका आरंभिक धर्म क्या था, ब्राह्मण शैव। और अब आ जाते हैं नीचे अशोक का धम्म। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना टॉपिक बन जाता है। इसमें अशोक के धम्म के बारे में लिखा हुआ है। तो जानकारी शिलालेख क्रमांक 11 राहुलोवादा शुद्ध दीर्घ निकाय, यानी कि छोटा एक राहुलोवाद सुत के नाम से एक शिलालेख है जो कि एक दीर्घ है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और परिभाषा लोगों के नैतिक उत्थान हेतु आचारों व नियमों की संहिता के बारे में बताया गया है। अधिकारी धम्म महामात्रा भारत का प्रथम अस्पताल का संस्थापक। भारत के जो भी, अब ये इम्पोर्टेंट बन जाता है थोड़ा सा कि भाई अधिकारी कौन था, धम्म महामात्र। और भारत का प्रथम अस्पताल का संस्थापक भी था। मृत्यु कब हुई थी भाई, बात आ जाती है मृत्यु को भी हुई थी इसकी। तो भाई मृत्यु हुई थी इसकी 232 ईसा पूर्व, यानी 32 BC पाटलिपुत्र में इनकी मृत्यु हुई। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। बृहद्रथ जो कि मैंने बताया था आपको, पहले बता दिया, बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ये इम्पोर्टेंट बन जाता है अपने लिए। और 185 BC में इनका राज्य चला था। सैन्य प्रति पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या कर दी गई, ठीक है। ये अपन आगे पढ़ेंगे भाई। अब 13वां शिलालेख आ जाता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया था। तो भाई 13वें शिलालेख में है क्या, वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से आपके पास डिस्कशन किया जाएगा। तो 13वें शिलालेख 5 सीमांत यूनानी राजा है, उसमें 5 सेनानी राजा शामिल है। इसमें सीरिया का राजा है एंटियोकस द्वितीय थियोस। और मिस्र के राजा तुर्मेय, मोसिडोनिया के राजा एंटीगोन्स, और सीरिन के राजा मेगस, और एपिर्स के राजा अलेक्जेंडर, ये इनमें शामिल है। अब भाई सब कुछ बात हो गई। अब भाई मौर्य समाज का पतन के क्या क्या कारण रहे कि भाई मौर्य समाज आखिर में जाके ख़त्म कैसे हो गया, उनका वंश आगे क्यों नहीं चला। तो भाई इसके पीछे कई कारण हैं। क्योंकि एक तो जो भी राजा आए उन्होंने ज़्यादा रुचि नहीं रखी अपने साम्राज्य को चलाने में, और वे थोड़ा ऐसे ही थे जो कि चला नहीं पाए, संभाल नहीं पाए उसको। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण इतिहासकार के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई इतिहासकारों ने क्या क्या कारण बताए हैं मौर्य समाज के। तो हेमचंद्र रॉय चौधरी ने बताया है कि अशोक की अहिंसा एवं शांति प्रिय नीति, यानी कि अशोक की अहिंसक, जो कि वो अहिंसक करते थे, और शांति प्रिय नीति यानी शांत प्रिय नीति थी, उसके कारण भी मौर्य साम्राज्य का कहीं ना कहीं पतन के कारण बना। डीडी कौशाम्बी के आर्थिक संकट, यानी कि जो अपनी प्रजा है उसमें आर्थिक स्थिति में कमजोरी आ गई थी, यानी कि खाने पीने की व्यवस्था में, जिससे वह अकाल भी पड़ा था, ठीक है। अकाल भी पड़ा था, जो कि अकाल का अनाज भंडारण कहाँ पर किया गया था, बांग्लादेश के बोरोला में, ठीक है, बेरला या बोरोला। DN झा कमजोर उत्तराधिकारी, इसके द्वारा देखा जाता है कि जो भी विभिन्न पदों पर जो भी उत्तराधिकारी दे रहे थे वो कमज़ोर थे, वो ज़्यादा प्रशासन पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जो ज़्यादा जनता पे ध्यान नहीं दे रहे थे। अब होता है रोमिला थापर, केंद्रीय प्रशासन, अप्रशिक्षित नौकरशाही, राष्ट्रीय चेतन का अभाव, और निहारंजन रे कहते हैं जनता का विरोध, यानी कि जनता का विरोध हुआ। और RS शर्मा मगध की नवीनतम प्रौद्योगिकी एवं अन्य क्षेत्रों में प्रसार। राधा कुमुद मुखर्जी ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का होना। हर प्रसाद शास्त्री धार्मिक नीति, ब्राह्मण विरोध की नीति अपनाई गई थी। तो इन शास्त्रियों को कुछ नाम याद आपको धर लेने हैं।
ये मेरा कुछ इंग्लिश में दे रखा है, जो भाई इंग्लिश मीडियम से हैं वो इसको नोट आउट कर सकते हैं। आज चैप्टर हो जाएगा। आप आज टेलीग्राम आपको बना दिया गया है आज नया, उस पर आपको पूरी मिल जाएगी। अब मौर्यकालीन शासन क्या है भाई, मौर्यकालीन शासन कैसे चला भाई, उसमें क्या क्या तो पद थे और क्या क्या उसमें बांट रखे थे, कैसे प्रशासन था, कैसी न्याय व्यवस्था थी, कैसे प्रांत थे, कैसे गुप्तचर, सैन्य इत्यादि चीज़ हो गए, हम इसमें वर्णन करने वाले हैं। तो यार देख सकते हैं, तो दे यार देखो, तो यार चलते हैं चैप्टर की ओर। तो सबसे पहले इनको इनको बांटा जाता है हमारा 7 चरणों में। तो सबसे पहले चरण आता है हमारा केंद्रीय, प्रांतीय, जिला, और फिर आता है हमारा, थोड़ा सा इसको मैं ब्लू कर लेता हूँ, फिर आता है हमारा नगरीय, और फिर आता है न्याय और गुप्तचर और सैन्य। अब इसमें देखो दोस्तों यार, ये केंद्रीय प्रशासन हम सबसे पहले इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो केंद्रीय प्रशासन पढ़ने वाले हैं। तो इसमें निरंकुश व केंद्रीय राजतंत्र का शासन स्वरूप लोक कल्याणकारी राज्य है, और शासन सर्वोच्च राजा का था, शासन तो राजा का था। 18 तीर्थक थे, उसमें उपाधा परीक्षण चरित्र द्वारा नियुक्त 27 अध्यक्ष थे इसमें, जो कि हमारी केंद्रीय प्रशासन है उसमें 27 अध्यक्ष थे। और अपना आ जाता है भाई साम्राज्य। साम्राज्य किसका रहता था भाई, साम्राज्य में राज कौन करता था, राजा। प्रांत में कुमार और प्रांतपति, मंडल में प्रादेशिक में बांट दिया था, आहार विषय पे विषयपति को। संग्रह 10 गांव का एक संग्रह बना दिया था जिसमें गोप कहा जाता था, ग्राम को ग्रामिक कहा गया, ठीक है। और देखो अब आ जाते हैं प्रशासनिक अधिकारों का बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि गोपा, यानी कि अपना जो भी निचला स्तर होगा, यानी कि जो गांव से 10 गांव से मिलकर बनागा उसको तो कहेंगे गोप। फिर उसके बाद में आएगा भाई उनसे कुछ 2 4 10 मिलके बनेंगे जिनसे हो गए युक्त, नहीं स्थानिक। स्थानिक के बाद में इनको 2 4 मिलके बनेंगे युक्त। युक्त के बाद बनेंगे राजूका, राजू के बाद बनेंगे विषापति, विषापति के बाद बनेंगे अपने क्या, विषयपति से पहले प्रादेशिक बनेंगे, प्रादेशिक बनेंगे और प्रादेशिक के बाद में विषयपति बनेंगे, फिर समाहर्ता बनेंगे और मात्रा बनेंगे, फिर प्रांतपति बनेंगे, फिर बनेंगे किंगडम। फिर तो अपना है ये अपना किंगडम, जो कि सारा इसका कुछ वो करता है, मतलब सारा कुछ जो भी है उसको सारा कुछ नियम कानून कायदे कर वगैरह कैसे लेना है कैसे नहीं लेना, सब कुछ ऐसे यही राजा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें कोई कुछ नहीं करेगा। तो अर्थशास्त्र में वर्णित 18 तीर्थों की सूची, यानी कि जो 18 तीर्थ हैं उनकी क्या क्या सूची है, क्या क्या कौन कहाँ पर है। पहला है मंत्री, इसके लिए डॉट डैश है, ठीक है। समाहर्ता में राज्य व्यवस्था का संग्रह करता होता है। सन्निधाता कोषाध्यक्ष और सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री, और युवराज राजा का उत्तराधिकारी, प्रदेश कंटक शोधन फौजदारी और न्यायालय का न्यायाधीश, न्यायक युद्ध क्षेत्र में सैन्य संचालन, ठीक है गाइस। और कर्मांतिक औद्योगिक निरीक्षक, व्यापारिक न्याय, मंत्री परिषद का अध्यक्ष, और दंडपाल सेना की सामग्री जुटाने वाला, अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, और दुर्गापाल होता था दुर्गों का प्रबंधन, पुरोहित होता था धर्म, प्रास्त होता था राजकीय आज्ञाओं के लिपिबद्ध करने वाला, देवारिक होता था राजमहलों की देखरेख करने वाला, और अंतर्वैश्विक होता था अंगरक्षक प्रधान होता था, पौर होता था नगर के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी। ये कुछ इंग्लिश में दिया गया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बल्कि इसकी PDF आपको मिल जाएगी। अर्थशास्त्र में उल्लेखित 27 अध्यक्ष, जो कौन कौन से अध्यक्ष हैं, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, इनको एक बार आप चलते से चलते देख लेना है, ठीक है गाइस, ये इतने पूछे नहीं जाते। और अब चलते हैं हम नीचे दूसरे टॉपिक की ओर। प्रांतीय प्रशासन क्या था, तो चंद्रगुप्त मौर्य 4 प्रांतीय प्रशासन थे।
अशोक महान 4 प्लस कलिंग, यानी कलिंग भी बाद में इसमें जुड़ गया था कलिंग का युद्ध होने के बाद में, ठीक है। प्रांत चक्र प्रमुख कुमार या प्रांतीत, और ये सामान्यतः राजकुमार होते थे, जो कि ये इनको बांट रखा था ना ये इस डिवीजन में, कि भाई गोप से वो आएंगे नियुक्त और नियुक्त से वो आएंगे, ऐसे कुछ रखा था। युक्त अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारी केंद्रीय प्रांत व स्थानीय शासन की मध्य की कड़ी होती थी, जो कि इन पर सब पे ध्यान रखते थे। जिला प्रशासन पे क्या था कि भाई विषयपति और आहारपति होते थे। अन्य अधिकारी युक्त राज्यों को राज्य प्रादेशिक राज्य व न्याय संभागीय आयुक्त और रक्षण पुलिस होते थे। नगर परिषद में होता था। जानकारी इंडिका मैगनिस्ट में दी गई है। इंडिका मैगनिस्ट में दी गई। नगर परिषद 30 सदस्यों का मंडल होता था। उच्च समिति होती थी। प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे, ठीक है। और एग्रोनोमाई सड़क का भवन का निर्माण, एस्ट्रोनोमाई नगर परिषद का प्रमुख होता था। और इसमें देखो कुछ फैक्ट्स हैं, क्या क्या कार्य थे इसके। उद्योग व शिल्प कार्य का निरीक्षण करना, विदेशियों की देखरेख करना, जन्म मरण का विवरण, व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल, निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण और बिक्री कर वसूल करना। न्याय प्रशासन की क्या थी। सर्वोच्च न्याय राजा, यानी कि भाई न्याय के लिए तो राजा ही बैठता था अदालत में। जो भी वहाँ पर कुछ होता था उसके लिए भाई न्याय तो राजा ही करेगा, उसके बीच में कोई भी अधिकारी नहीं रहेगा, ओनली सिर्फ फॉर राजा, ठीक है। न्यायाधीश के प्रकाश, अर्थव्यवस्था, धर्म स्थायी दीवानी, व्यावहारिक और धर्म स्थल, कंठ शोधन, फौजदारी, प्रतिष्ठ। जनपद स्तरीय न्यायाधीश थे राजू के हिसाब से होते थे। और कर की चोरी हेतु मृत्युदंड होता था। भाई कर की चोरी, अगर कर की चोरी करेगा तो भाई इसको डायरेक्ट मृत्युदंड दिया जाएगा। पकोद का सिन्ने, सड़कों का नुकसान पहुंचाने के लिए दंड था। सड़कों को काटेगा, फाटेगा, तोड़ेगा तो भाई उसको भी भाई बहुत ज़्यादा कर देना पड़ता था। गुप्तचर व सैन्य, भाई सैन्य और गुप्तचरों की क्या ही उसमें मूवमेंट था। तो अर्थशास्त्र संगठित गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर प्रमुख, महामात्या सर्प और गुप्तचर के प्रकार, संस्था एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले, संचारा भ्रमणशील गुप्तचर, अन्य परिव्राजिक भ्रमण भिक्षुण और संति तिषाण शरद। सैन्य प्रशासन कहते 4 वर्णों में लोगों को शामिल किया था। चतुरंग बल, पैदल, अश्व, रथ, हाथी। जस्टिन डाकू का गिरोह, चिन्ह मोर, सेनापति का प्रमुख सेनापति होता था। मैगनीज 6 समितियों द्वारा जल, रसद, पैदल, अश्व, हाथी, रथ। जस्टिन में 6 लाख की फौज होती थी। 50 अश्वरोहित होते थे, 9,000 हाथी होते थे, 8,000 रथ होते थे। चंद्रगुप्त की सेनाओं को लुटेरों की सेना कहा जाता था। नायक, युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व होता था। और पिलिन, चंद्रगुप्त की सेना 6 लाख पैदल सिपाही और 30,000 घुड़सवार इत्यादि चलते थे। अब आ जाते हैं हमारा मौर्य कालीन साम्राज्य। मौर्य काल के समय भाई समाज कैसा था, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो भाई इसके बाद में डिस्कशन करने के बाद में कहीं अपने पास बच जाएगा चैप्टर, पूरा चैप्टर तो ये हो जाएगा, हाँ आज हो जाएगा, शायद आज हो जाएगा। ये कुछ स्तूप है, अशोक के स्तूप हैं, स्तंभ भी पढ़ेंगे हम, अशोक के स्तंभ पढ़ेंगे, मौर्य कला पढ़ेंगे, भूमि के प्रकार पढ़ेंगे। कई टॉपिक्स हैं जिनको हमको आज कवर करना है। इकोनॉमी पढ़ेंगे भाई, कैसी इकोनॉमी थी। तो यार गाइस 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और फिर वीडियो को चालू करता हूँ। तो यार गाइस शुरू होती है हमारी जर्नी अब मौर्य कालीन साम्राज्य से, ठीक है दोस्तों। यार दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यार आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है। अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ऐसे आ सकता है कि यार अभी थोड़ा सेटअप सही नहीं है। अगर वीडियोज़ में व्यूज़ आने लग जाएंगे तो मैं यार बोर्ड पे पढ़ाने लग जाऊँगा। और आपको अगर मेरे नोट्स अच्छे लगे तो यार प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यार। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पर चतुवर्ण व्यवस्था थी। चतुवर्ण व्यवस्था यानी 4 प्रकार की व्यवस्थाएं थी, जिसमें देखो ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि, यानी कि जो ब्राह्मण थे उनको
यानी कि कोई भी कर देने का वो नहीं था, यानी कि उनको कर फ्री थे वो, यानी कि कर उनको पे करना ही नहीं है, ठीक है। और ब्राह्मण दंड विधान से मुक्त थे, यानी कि उनको कोई दंड नहीं मिलता था। हालांकि ऐसे वैसे कुछ कार्य करते तो उनको दंड तो मिलता, बट छोटे मोटे कार्यों पे उनको दंड नहीं मिलता था, ठीक है, बल्कि जनता को मिलता था, ठीक है। अब भाई मेगनिस्त के द्वारा समाज को 7 श्रेणियों में बांटा गया है। तो फर्स्ट श्रेणी आती है इसमें हमारी दार्शनिक, फिर आती है कृषक, फिर आती है शिकार पशुपालक, फिर आती है व्यापारी व शिल्पी, फिर आती है योद्धा, फिर आता है गुप्तचर, फिर आता है मंत्री। एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे सबको। तो दार्शनिक, कृषक, शिकारी पशुपालक, व्यापारिक व शिल्पी, ठीक है, योद्धा, गुप्तचर, मंत्री, ठीक है गाइस। तो यार देखो, दास प्रथा जो कि उस समय दास प्रथा थी, मैग्नेट के अनुसार प्रथा नहीं दास प्रथा नहीं थी, मतलब दास प्रथा को खत्म कर दिया गया था एक तरीके से, ये मान सकते हैं आप। अर्थशास्त्र 9 प्रकार के दास थे, मतलब अर्थशास्त्र में तो 9 प्रकार के दास थे। आर्यों को दास नहीं कहा गया है। मानवीय व्यवहार, महिलाओं की अच्छी स्थिति, तलाक, नियोग, पुनर्विवाह और सती का आपको यहाँ पर देखने को मिलता था। सती यहाँ पर कतई बंद कर देती, यानी कि कोई महिला अपने पति के मृत्यु के बाद जो अग्नि में ही सती ले लेती थी, उसको यहाँ पर बंद कर दिया गया था। और यहाँ पे देखो तलाक की वगैरह की ये सब सुविधाएं आपको उपलब्ध थी, ठीक है। निष्कानी, घरों के अंदर में रहने वाली, तो ये कुछ है मौर्य काल की। अब बात करते हैं हम इकोनॉमी पे। मौर्य काल की इकोनॉमी क्या थी, यानी कि अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो मुख्य आधार पर कृषि और पशु और व्यवहार पे हमारा ये जो कि मौर्यकालीन निर्भर था, जिसे वर्ता कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वर्ता, ठीक है गाइस। जिसे वर्ता कहते हैं, इसमें कृषि, पशुपालन और व्यापार, इनमें ये मुख्य थे। इनके द्वारा वो कुछ फंड इकट्ठा करता था और अपने राजा का पालन पोषण मतलब राज्य का पालन पोषण होता था, इसके द्वारा उनको कुछ मुद्रा मिलती थी, ठीक है। मुख्य कारण कर मुख्य कारण कर बलि और उपजाऊ भूमि, यानी कि जो भाई बलि देगा ना, उसको भाई कर देना पड़ेगा, ठीक है गाइस। और जो भूमि पे कर था वो था भाई 1/6, यानी कि अब बताओ, मैं तो आपको बताता हूँ, यानी कि आप देसी भाषा में समझो तो यानी कि 1 बीघा ज़मीन है, उसमें छठवां हिस्सा राजा का रहता था, ठीक है गाइस। छठवां हिस्सा राजा का, जो भी बहुत ही कम था, ठीक है गाइस। समाहर्ता, राज्य व्यवस्था, राजस्व एकत्रित करने वाला। अन्य कारक, सीता, राजकीय एवं वन भूमि से आय पर कर। और हिरण्य, नगद कर। सेतुबंध, सिंचाई कर। विशिष्ट, बेगार। प्रणय, आपातकालीन कर। बलि, एक प्रकार का भू राजस्व। सिक्के, पंचमर्क सिक्के और कारषण क्षण धारक चांदी सिक्के, निष्कर्ष स्वर्ण सिक्के, मासक काणिक तांबे के सिक्के। गांवों के प्रकार, परिहारिक, करमुक्त गांव, आयुधिक, सैन्य आपूर्ति करने वाले, कुश्य, कच्चे माल की आपूर्ति। और इसमें क्या अन्य तथ्य, सर्वोत्तम फसल चावल की होती थी। और रजुग्राहक, खड़ी फसल माप कर कर निर्धारण करते थे। सर्वे व्यापारों को समूह करवा, ठीक है गाइस। अरे यार खा गया यार, सॉरी गाइस, सॉरी। सॉरी यार गाइस। तो सर्वोत्तम चावल होता था। भूमि प्रकार कैसे थे, यहाँ पर वही भूमि प्रकाश कैसे थे। तो अदेव मात्र वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती हो सके, वो तो ऐसी अदेव मात्रक भूमि थी। और देव मात्रक सिर्फ वर्षा द्वारा खेती पर निर्भर करते थे, ठीक है गाइस। और अकृष्ट होती थी, बिना जोती हुई भूमि। स्थल होती थी ऊंची। सीता मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के राज्य की भूमि। और कृष्ट होती थी जोती हुई भूमि, ठीक है। मौर्यकालीन कला, यानी कि उस समय कला क्या थी। तो उत्तरी काली, मृदंड, पॉलिसी मृदंड,
तो पॉलिसी मृदंड में आ जाता है हमारा। दो उत्तरकालीन पॉलिसी दरार मृदंड। बाबर की पहाड़ियों में लोम ऋषि की गुफाओं का निर्माण दशरथ ने करवाया था। ठीक है गाइस, अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ियों में आजीविकाओं को 3 गुफा प्रदान की, गोपी गुफा, वापी गुफा तथा पदथिक गुफा। ठीक है गाइस, फिर चौथा पॉइंट आ जाता है अपना क्या, सांची स्तंभ 4 सिंह। प्राचीन नाम थे कर्ण, कणक और काकनवा और काकनाद बोटा और बोटा श्री पर्वत। बलुआ पत्थर सूते मगध इतिवृत्तो राजवंशियों इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंटक्स्ट करने वाले लोग का समूह था। मौर्य कालीन में यक्ष की मूर्तियों की समृद्ध थी। पटना नगर के दीदारगंज में चाम्रग्राहिणी यक्ष की प्रतिमा। देखो ये प्रतिमा आपने कहीं ना कहीं देखी होंगी। यक्ष देवता मणिभद्र परकामा मथुरा यूपी में थी। मथुरा पाटलिपुत्र विदेशी कालीन और ये इत्यादि कुछ थे। अशोक के स्तंभ पे आ जाते हैं। अशोक का स्तंभ किससे बना हुआ है यार, ये आप स्तंभ सब पे देखते होगे पुलिस वालों के या फिर कई जगह पे आपने देखा होगा। बलुआ पत्थर और पॉलिसर स्तंभ है। ठीक है, सारनाथ नदी के पास किसको भाई ज्ञान प्राप्त हुआ, बट ये तो मैंने पढ़ाया नहीं है। वाराणसी यूपी स्तंभ लेख यानी यूपी में स्थित है सारनाथ स्तंभ अभिलेख। ठीक है गाइस, शीर्ष है इसका सिंह चतुर्मुख और 1950 में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी बना। मध्य भाग 24 तिलियों का अशोक चक्र। अशोक की स्तूप की भाई परिभाषा देखते हैं तो डेफिशिएंस क्या हो जाएगी इसकी, डेफिशिएंस हो जाएगी बुद्ध या बौद्ध संतों की स्मृति में उनके शारीरिक अवशेष जैसे उनकी अस्थियां दांत तथा उनके द्वारा वस्तुओं के ऊपर बनाए जाते थे। ठीक है गाइस, प्रथम अभिलेख ऋग्वेद में मिला है। सांची के स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में अशोक द्वारा ईंटों में निर्मित 1818 में टॉयलर द्वारा खोज की गई थी। इनमें 3 स्तूप थे। पहला स्तूप माई स्तूप भगवान बुद्ध के अवशेष मिले। काला स्तूप अशोक कालीन धर्म प्रचारकों के अवशेष मिले हैं। स्तूप 3 में सारीपुत्र और महामोदगालायन के अवशेष मिले हैं। बरहूत स्फूट सतना अशोक द्वारा नींव रखी गई, जबकि पुष्यमित्र शुंग द्वारा पूर्ण 1873 में अलेक्जेंडर कनिंग द्वारा खोजा। लाल बलुआ पत्थर नक्काशी स्फूट की रेलिंग तोरण द्वार जटिल नक्काशी से सजाए गए, जिनमें जातक और कथाएं और अन्य बौद्धिक विषय दर्शाए गए। ठीक है गाइस, तो मेडल अब आते हैं अपनी भाई म्यूरी भाई एम्पायर PYQ यानी कि मौर्य साम्राज्य के PYQ आ जाते हैं, जो कि इनसे आपको अपने मतलब जो भी टेस्ट है आपका उसमें आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट्स होने वाली है। तो गाइस यार वीडियो देखते हैं अपना, एक बार लंबा तो नहीं हुआ ज़्यादा, वीडियो हुआ है अपना 28 मिनट का, 10 मिनट का और रहेगा वीडियो। तो यार गाइस अब लगाने वाले हैं PYQ। तो यार जितने भी भाई हैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट है भाई, आपका सबसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था। तो यार गाइस आप याद करो, पहला था अपना चंद्रगुप्त जो कि मौर्य समाज के संस्थापक हैं, और सेकंड था अपना बिंदुसार। तो यार इसमें आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए इसमें भाई बिंदुसार। तो यार गाइस देख सकते हैं ये ऐसे आपको मतलब याद करना है, जिससे क्या होगा कि अपन भाई प्रैक्टिस के साथ साथ कई चीज़ मतलब PYQ लगा लेंगे तो हमारा रिवीजन काफ़ी ईजिली हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा अपना, तो दोस्तों इसमें आ जाएगा अपना बिंदुसार, इसमें बिंदुसार। ठीक है गाइस, और देखो मैं समझा देता हूँ आपको एक बार। देखो फर्स्ट पे था अपना चंद्रगुप्त, जो कि अपना चंद्रगुप्त था। ठीक है, और सेकंड पे था अपना भाई बिंदुसार, सेकंड पे अपना बिंदुसार था। और भाई थर्ड पे आ जाता है अपना क्या, थर्ड पे अपना जाता है अशोक। ठीक है, और फोर्थ पे आ जाता है अपना, फोर्थ पे क्या आ जाता है, फोर्थ मैंने कहा था भाई दोस्तों, इतना आपको याद नहीं रखना है।
और सबसे लास्ट में आ जाता है भद्र बहुभद्र, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा। अब नीचे देख सकते हैं गाइस, अब दूसरा प्रश्न, इसका आंसर ए था, ठीक है गाइस। कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने बौद्ध धर्म और उसके अहिंसक सिद्धांत को अपना लिया था? तो भाई कलिंग युद्ध किसने किया था? भाई अशोक ने किया था। देखो दोस्तों, अब यार देखो, कलिंग युद्ध किसने किया था? अशोक ने। और कलिंग युद्ध किसने किया था? अशोक ने। देखो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, मैंने अभी पढ़ा है कि कलिंग युद्ध कि जो कि है उसका पूरा साम्राज्य किसने ले लिया था? अशोक ने। और दोस्तों कलिंग युद्ध में राजा कलिंग के युद्ध को मतलब इसके द्वारा जीता गया था, जिसमें 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। तो उसके उपरांत इसने अशोक ने इसको जीता, ठीक है गाइस। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। और अब आ जाता है हमारा थर्ड एंड, देखो दूसरा क्वेश्चन है कि नहीं, तो अब आ जाता है हमारा मेगनिस्त एवं एक राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटस नामक खालिस्तान शासक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में भेजा गया। तो किसके द्वारा भेजा गया? यूनानियों के द्वारा। किसके द्वारा? भाई देखो, मैं एक तो बात क्लियर कर देना चाहता हूँ यार, आपने नोटिस किया होगा भाई, चीनी की तो कुछ बात भी नहीं हुई यहाँ पर, या तो अरबियों की बात हुई है यहाँ पर फारसी एक भाषा है, ठीक है। शासक की बात हो रही है, शासक। तो भाई क्या आ जाएगा हमारा? यूनान, ठीक है गाइस। तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन? क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यूनान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तो मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र किसने लिखी? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा अपना विष्णुगुप्त। भाई इसमें तो कुछ समझाने की बात ही नहीं है, भाई विष्णुगुप्त है तो है ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपना, निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक ने मेगनिस्त को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा? मेगनिस्त को किसके द्वारा भेजा गया था? तो दोस्तों इसमें आ जाएगा सेल्यूकस निकेट्स, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। सेल्यूकस निकेट्स द्वारा मेगनिस्त को चंद्रगुप्त के उसमें भेजा गया था। तो यार इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो मेरे हिसाब से तो यार दोस्तों इसमें क्या आना चाहिए? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त इसके शायद ये थे। तो यार मैं भी देखता हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है मेरा भी क्वेश्चन, इसमें यार बी आएगा, यानी कि इसमें विष्णुगुप्त इनके क्या थे? इनके प्रमुख गुरु थे, ठीक है गाइस। तो प्रमुख गुरु इनके विष्णुगुप्त थे। आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा पूछा गया है। ये आरआरबी एनटीपीसी जेम्स प्रिंसेस जो एक पुरातात्विक विविध भाषा शास्त्री और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ने अशोक के अभिलेखों को किस वर्ष पढ़ा? तो यार 1818 में तो इनकी खोज हुई थी, ठीक है गाइस। और फिर इनको पढ़ा कब गया था? तो पढ़ने की बात आती है 1837 में पढ़ा गया था, 1837 में पढ़ा गया था, ठीक है गाइस। कि जो इन भाई ने क्वेश्चन नहीं देखा है, क्वेश्चन देख सकते हैं। एंड इसके बाद में चलते हैं, हाथी गुम्फा शिलालेख भारत के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक क्षेत्र में उत्कीर्ण किया गया है? हाथी गुम्फा कहाँ पर पाई गई थी अपनी? तो ये शायद तक्षशिला में पाई गई थी यार, तक्षशिला कलिंग में पाई गई थी दोस्तों, कलिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलिंग। तो अब आते हैं नेक्स्ट PYQ की ओर। अशोक के धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री कुंद को नेतृत्व एक मिशन में भेजा, श्रीलंका भेजा था उनको। मैंने यार लास्ट में ही पढ़ाया था ये चीज़, तो कि भाई उनको कहाँ पर भेजा था? श्रीलंका। ये इसका आंसर श्रीलंका हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? कौन सा शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? देखो गाइस, अब आपको ऑप्शन वो करने हैं। देखो गिरनार तो है, ठीक है, गिरनार तो है, शिलालेख गिरनार शिलालेख तो है अपने यहाँ पर, ठीक है। और मस्की है, मस्की अपना, गिरनार तो गुजरात में है, ठीक है। और मस्की अपना आ जाता है कर्नाटक में, ठीक है गाइस। और अपना क्या है ये कांधार, ये
कांधार मेरे हिसाब से बाहर है शायद यार। कांधार 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 बाहर है भाई। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। कांधार अफगानिस्तान में आता है शायद। हाँ अफगानिस्तान में आता है। अफगानिस्तान और कालीसी आता है अपना देहरादून उत्तराखंड में आता है। तो यार ये अपना ये हो गया ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। निम्नलिखित में से अशोक के दम की मूल विशेषताओं में से एक नहीं है। राजनीतिक एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, भाई अहिंसा और ब्रह्मचार्य तो थी। ठीक है दोस्तों। राजनीतिक एकीकरण और इनमें से कौन सी नहीं होगी अपनी? सी ऑप्शन, यानी कि धर्म ब्राह्मण तो नहीं थी इसमें। और अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डाइमिक्स जो एक यूनानी राजदूत था, मौर्य राजा के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो भाई किस मौर्य राजा के काल यूनान से आया था। तो भाई अशोक के टाइम पे आए थे भाई। ये सब अशोक के टाइम पे आई थे यूनानी। तो ये भी ऑप्शन ही सही है अपना। बिंदुसार ऑप्शन पे टाइम पे आए थे। ठीक है गाइस। मौर्य काल के दौरान कलिंग वर्तमान की किस प्रमुख तटीय राज्य का प्राचीनतम नाम है? यानी कि कलिंग क्या था पहले? कलिंग कौन सा राजा था? कांस्टेबल एग्जाम 2013 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ओडिशा। अशोक के शिलालेख में वर्णित विषय वस्तु मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? राजनीतिक केंद्र आपको मैंने कितने बताए हैं कि अशोक के शिलालेख वस्तु मौर्य साम्राज्य में कितने राजनीतिक केंद्र थे? तो राजनीतिक केंद्र अपना हो जाएंगे, राजनीतिक केंद्र अपने हो जाएंगे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें पाँच हो जाएंगे। ठीक है गाइस। तो लास्ट क्वेश्चन हो रहा है 15वां। अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक में अशोक के लघु शिलालेखों का प्राप्ति स्थल नहीं है? कि यानी कर्नाटक में क्या क्या पाया था? कर्नाटक में मस्की कर्नाटक में है भाई। ठीक है भाई, मस्की कर्नाटक में है। कौन से के ऊपर है? लघु शिलालेख यानी छोटे शिलालेख। तो भाई मस्की तो पाया है। ठीक है। अब यार थोड़ा वो हो जाता है कि यार कर्नाटक में और कौन कौन से पाए हैं। वो तो देखो यार कर्नाटक में थोड़ा पूछ नहीं पा रहा यार। मैं ऑप्शन देख लेता हूँ। मैं सी रूपनाथ, जो कि कर्नाटक का नहीं है। रूपनाथ अपना कहीं और का है जो मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बट ठीक है गाइस। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। और नेक्स्ट वीडियो काफ़ी खतरनाक आने वाली है। मौर्य काल समाज के बाद में ये टॉपिक होने वाला है अपना किसका? मौर्य समाज के बाद में अपना टॉपिक होने वाला है उत्तर राजवंश होएगा, जिसमें कड़क वंश, सुगवंश और अपने शक वंश इत्यादि चीज़ें इसमें आएंगी। कुषाण आ जाएगा, कनिक आ जाएगा, इत्यादि हमारे आ जाएंगे। तो गाइस धीरे धीरे अपने साथ बने रहिए। हम वीडियो को इंक्रीज करेंगे और पीडीएफ आज आपके पास पहुंच जाएगी। इसमें 15 क्वेश्चन और ऐड करवा देंगे हम। तो धन्यवाद गाइस, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो।